सिया बेटा, जरा याद करने की कोशिश करो। तुम्हारा सूटकेस खुला था क्या? कोई कमरे में आया था? मम्मा मुझे नहीं पता वो रिवॉल्वर कहाँ से आया है। मम्मा मम्मा मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे फोन मुझे दो। हेलो सिया बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम निर्दोष हो। भला तुम्हारे पास रिवॉल्वर कहाँ से आ सकता है? चिंता मत करो बेटे, घबराओ मत। वो ऑफिसर है ना जिसने तुम्हें पकड़ा है, उसे फोन दो जल्दी। हाँ पापा। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो ऑफिसर, देखिए जिस लड़की को आपने पकड़ा है ना, मैं उसका पापा बोल रहा हूँ। ऑफिसर, मेरी बेटी बिल्कुल निर्दोष है। भला उसके पास रिवॉल्वर कहाँ से आ सकता है? वो तो अपने पति को मिलने दुबई जा रही थी। ऑफिसर वो बिल्कुल निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। हेलो ऑफिसर। क्या हुआ? कहता है कि जब तक पूरी छानबीन नहीं हो जाती वो सिया को नहीं छोड़ेंगे। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बच्ची। आप शांत रहिए, मैं आतिश को बुला के लाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ प्रभाकर। आज मुझे उस चिड़िया की याद आ रही है जो सूरज की तरफ उड़ती है, उसे पकड़ने के इरादे से। लेकिन जैसे जैसे उसके करीब पहुंचने की कोशिश करती है, उसकी गर्मी से अपने पंख चलाकर सीधे जमीन पे आके गिरती है। सिया की भी हालत उसी चिड़िया की तरह है। आई एम सो हैप्पी आई कांट टेल यू। ऐसी क्या बात हो गई जो इतनी खुश हो? दुबई जाना चाहती थी, ऐसा फंसाया मैंने उसे कि सीधे जेल जाएगी। जाते जाते मैंने उसके सूटकेस में एक रिवॉल्वर रख दिया। रिवॉल्वर? कौन सा रिवॉल्वर? वही रिवॉल्वर जो तुमने मुझे प्रेजेंट किया था। वो रिवॉल्वर तुमने सिया के सूटकेस में रख दिया? ये तुमने क्या किया निकिता? क्या किया? अरे ऐसा जाल बिछाया है कि सिया कभी निकल ही नहीं पाएगी। बाहर में गया तुम्हारा जाल और तुम्हारा प्लान। ये क्या बोल रहे हो तुम? बदले की आग में तुम्हारा दिमाग पूरा खराब हो गया है। ऐसे काम करते वक्त कोई भी अपना कोई सबूत नहीं छोड़ता और तुम हो कि... अरे हुआ क्या, बताओगे भी? वो रिवॉल्वर जब मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, मैंने उस पर तुम्हारा नाम भी लिखवा दिया था। क्या? हाँ, अगर सिया ने उस रिवॉल्वर पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ देख लिया तो वो ये कहकर साफ साफ बच जाएगी किसी ने उसके सूटकेस में रिवॉल्वर रखा है। और अगर पुलिस ने देख लिया तो तुम्हारे पास पूछताछ करने के लिए जरूर रहेगी। तुमने उस रिवॉल्वर पे मेरा नाम लिखवाया क्यों था? और अगर लिखवाया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? कैसी बातें कर रही हो निकिता? जब मैंने तुम्हें वो तोहफा दिया था तब मुझे क्या मालूम था ये सब कुछ होने वाला है? अब क्या होगा? अगर कुछ नहीं होना होगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर होना होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। तो क्या पुलिस? हाँ, पुलिस तुम्हारे पास पूछताछ के लिए आ सकती है। इसलिए कहता हूं पहले पूछा करो मुझसे, पूछा करो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी ऐसी हरकतों से, समझी तुम? हे भगवान, अब क्या होगा? माँ, राम बेटा। माँ, ये सब क्या है? ये पुलिस, बात क्या है? मिस्टर राम, आप तो ये आपकी माँ है? हाँ, आप हाँ मिस्टर राम, आपने मुझे पहचाना? मैं इकबाल। जी हाँ, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। आपको याद है जब एक बार मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी तो आप ही ने मेरी मदद की थी? बस सर, उसके बाद से मैं जो जिंदगी में आगे बढ़ा तो बस बढ़ता ही चला गया और आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज आप मुझे इस वर्दी में देख रहे हैं, वर्दी भी आप ही की दी हुई है।
ये वर्दी आपकी जिंदगी भर कर्जदार रहेगी सर। नहीं इकबाल, ऐसे नहीं कहते। ये वर्दी किसी की कर्जदार नहीं होती, बल्कि एक एहसान होती है हम पर और इस सोसाइटी पर, जो ढाल बनकर हमारी रक्षा करती है। पर इकबाल, ये मेरी माँ, ये सब क्या है? एक्चुअली सर, मिसेस सिया, इनकी बहू और आपकी धर्मपत्नी, उनको हमने एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था। उनके सूटकेस से एक रिवॉल्वर बरामद हुआ था, लेकिन बाद में पता चला कि वो रिवॉल्वर मिसेस सिया का नहीं बल्कि आपकी मदर का है। उस रिवॉल्वर पर आपकी मदर का नाम भी लिखा हुआ था और आपके बड़े भाई मिस्टर आतिश ने इस बात को कंफर्म भी किया। लेकिन सिया एयरपोर्ट पर वो कहाँ जा रही थी? मैं कुछ नहीं जानती राम, मुझे कुछ नहीं पता। वो तो अजमेरा ने मुझे बताया कि वो दुबई जा रही थी। दुबई? हाँ बेटा, जब से तुम गए हो ना राम, सिया ने अपने माँ बाप के साथ मिलके क्या क्या तमाशे नहीं किए बेटा, क्या क्या जुल्म नहीं ढाए मुझ पर। तुम चिंता मत करो माँ, अब मैं आ गया हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये सब, वो रिवॉल्वर, राम मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। कुछ करो बेटा, कुछ करो। इकबाल, मुझे लगता है कहीं कंफ्यूजन है। एक एहसान करोगे? एहसान की क्या बात है, हुक्म कीजिए। इकबाल, क्या तुम इन्हें छोड़ सकते हो? मैं तुमसे वादा करता हूं कि थोड़ी देर बाद मैं खुद उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आऊंगा। प्लीज प्लीज। ठीक है, मुझे आप पर पूरा भरोसा। थैंक्स इकबाल। चलो हवलदार। सिया कहाँ है माँ? अंदर अपने घर वालों के साथ मेरी गिरफ्तारी का जश्न मना रही होगी। आइए मेरे साथ, चलिए। वो तो अच्छा हुआ कि ये साबित हो गया कि वो रिवॉल्वर निकिता जी का था और आतिश भैया मुझे छुड़ा कर ले आए, वरना न जाने क्या होता। सिया, ये मेरी माँ है, कोई लावारिस नहीं कि जो चाहे इनके साथ जैसा सलूक कर सके। राम, चुप रहो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चले गया, तुम लोगों ने मेरी माँ पे झूठे इल्जाम लगाए, और तो और तुम लोग इस घर में पुलिस को भी ले आए। सिया, सच कहते सब लोग, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि तुम और तुम्हारे माँ बाप इस घर में रह के साजिश रच रहे हैं। राम प्लीज। चिल्लाओ मत। बहुत दर्द होता है ना सच्चाई जानकर, तो सोचो मुझे कितनी चोट पहुंचेगी जब तुमने मेरी माँ पर झूठे इल्जाम लगाए। दर्द तो मुझे हो रहा है तुम्हारी बातें सुन के। अगर विश अंकल को दिए हुए वचन का ख्याल नहीं होता तो, लेकिन वचन तो अच्छे कामों को अंजाम देने के लिए दिए जाते हैं ना, जुल्म सहने के लिए नहीं। राम, तुम कभी सच्चाई सुन ही नहीं सकोगे, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि निकिता जी विश अंकल की विधवा नहीं है, प्रभाकर अंकल की पत्नी है। इन्होंने विश अंकल से शादी की और विश अंकल के गुजरने के बाद इन्होंने उनका पैसा हड़पने के लिए प्रभाकर अंकल से हाथ मिला लिया। ये सब नाटक किया। आपकी माँ एक नंबर की ढोंगी है, एक नंबर की ढोंगी है। अपनी जबान को लगाम दो सिया। चिल्लाओ मत राम, प्लीज प्लीज चिल्लाओ मत। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आवाज से सच्चाई दब जाए। आप अपनी माँ के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो सुनिए। आज मैं अपनी इस वसीयत में ऐलान करता हूं कि मेरी तमाम प्रॉपर्टी का 48% हिस्सा मेरी फैमिली का होगा, यानी आतिश, सोनिया, सनी और निकिता का, और बाकी 48% होगा प्रधान परिवार का, यानी कि रघुवंश भाई साहब, मीनाक्षी भाभी
यश, नंदिनी, आदित्य और सिया। सिया, तुम प्रधान फैमिली की तरफ से सिग्नेटरी रहोगी और मेरी फैमिली की तरफ से सिग्नेटरी रहेगा आतिश। मेरी प्रॉपर्टी का बाकी 4% हिस्सा प्रभाकर की निगरानी में रहेगा। मेरी इस वसीयत की कुछ शर्तें भी हैं। सबसे पहली शर्त है कि सब लोग काम करेंगे। कोई भी हिस्सेदार अपना हिस्सा बेच नहीं सकता। प्रभाकर सबकी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेगा। और इस वसीयत की सबसे बड़ी शर्त है कि मैं चाहता हूं कि प्रधान परिवार मेरे घर आकर मेरे परिवार के साथ रहे। कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है। ऐसा ही होता है, दूसरों की मेहनत की कमाई पे नजर रखने वालों की नींद हमेशा उड़ जाती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं निकिता जी। अब मैं भी समझी कि आपको रातों को नींद क्यों नहीं आती। नींद कैसे आएगी मुझे सिया? दूसरों की बुरी नजर से अपने घर को बचाना जो है। किसकी नजर बुरी है ये तो वक्त ही बताएगा। और बात यह है कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि सिया बेटी के नागपुर वाले अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। क्या? मेरे अकाउंट में 25 लाख रुपए? ये कैसे हो सकता है? हाँ प्रभाकर जी, इसके अकाउंट में 25 लाख रुपए कहाँ से आ सकते हैं? प्रधान साहब, पता चला है कि जो पैसे निकिता चैरिटेबल ट्रस्ट में जाने वाले थे वो सिया बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। क्या हमारी कंपनी जो गरीबों के वेलफेयर के लिए पैसे सैंक्शन किया करती थी, वो उन लोगों तक पहुंचने की बजाय इस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए? पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ प्रभाकर जी, जरूर आपको गलतफहमी हुई है। इसके अकाउंट में 25 लाख रुपए कहाँ से आ सकते हैं? प्रधान साहब, डिक्लेरेशन के लिए जब मैं आपके अकाउंट्स का स्टेटस चेक कर रहा था तब जाके मुझे पता चला है। और ये ट्रांसफर ठीक उसी दिन हुआ है जिस दिन निकिता जी के अकाउंट को फ्रीज किया गया है। तो ये है तुम्हारी असलियत। और आज तक तुम शराफत का ढोंग कर रही थी सबके सामने। अब हम सबको तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। नहीं पापा, मामा, प्रभाकर अंकल, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हें तुम्हारा नागपुर वाला घर तो याद होगा ना? आदित्य ने वो घर बेचा और उसी से उसे 10 लाख रुपए मिले। क्या? ग्यारह लाख 1, 11 लाख 2, 11 लाख 12 लाख। तो हाँ, मैं अब इस संजय को छुड़ाने आई है। इस संजय को जिसने आपके बेटे राम को मारने की कोशिश की है। सिया बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। तुम समझ गई हूं, मैं सब कुछ समझ गई हूं। सांप अगर चंदन के पेड़ से लिपटा है तो वो चंदन नहीं बनता। उसके डसने की फितरत कभी नहीं खत्म होती। सिया बेटा, मैं ये सब कुछ तुम्हारे और राम के लिए तो कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि संजय को सजा मिले और वो तुमसे अपनी दुश्मनी और बढ़ा दे और तुम लोगों से बदला ले। I mean, इससे भी बड़ा बदला। बदला? इससे बड़ा बदला और क्या हो सकता है कि इसी संजय ने आपके बेटे राम को जान से मारने की कोशिश की है। मैं चाय पीऊंगी,
तुम एक काम करो, एक फ्रेश पैन ले आओ। जी। ये लीजिए। हाँ। जाओ सिया को कॉफी दे आओ। जी। अब पीना ये कॉफी सिया, और सोती रहना रात भर। तब तक देखना मैं क्या क्या करती हूँ। राम, आज मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और आज मैं अपने माता पिता की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। अगर एक भी लफ्ज झूठा निकला ना, तो भगवान मुझे और मेरे माता पिता को इस दुनिया से उठा ले। बस राम, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। रिश्तों की जिस डोर को हम बांधने आए थे, वो डोर ही इतनी कमजोर निकली कि खुद अपना बोझ नहीं उठा सकी, टूट गई। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी राम, यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। रुको सिया, तुम इस घर से अकेले नहीं जाओगी, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। राम बेटा, माँ, चाहे जो हो जाए, लेकिन सिया अपने माँ बाप की कसम खाकर इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। जिस माँ के लिए मैं इतने सालों से तरसा, उसी माँ ने मुझे शर्मिंदा कर दिया, धोखा दे दिया। क्यों माँ, क्यों? जवाब नहीं है ना आपके पास? मैं तो समझता था कि मैं आपके लिए अनमोल हूं, लेकिन आपने तो पैसों के लिए हर रिश्ते को तोल दिया, हर रिश्ते को। चलो सिया। राम, मेरी बात सुनो बेटा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है माँ, सब कुछ। नहीं राम, सिया ने जो कुछ भी कहा वो सच है बेटा। लेकिन ये भी सच है कि तुम मेरे लिए अनमोल हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती राम, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। इस घर से कोई नहीं जाएगा, जाऊंगी तो सिर्फ मैं, क्योंकि ऐसा करने से शायद मैं ये साबित कर दूं कि तुम मेरे लिए किसी भी जायदाद से बढ़कर हो बेटा, किसी भी जायदाद से बढ़कर हो। माँ प्लीज रुक जाइए, प्लीज। राम, माँ को रोक लो ना। एक शर्त पर, आपको प्रभाकर के साथ सारे रिश्ते तोड़ने होंगे, क्योंकि रिश्ते सौदों की बुनियाद पर नहीं बनते हैं। मंजूर है आपको? मैंने तुमसे कहा ना, तुम मेरे लिए अनमोल हो बेटा। तुम्हारे लिए मैं किसी से भी रिश्ता तोड़ने को तैयार हूं, किसी से भी राम। लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। तो क्या आप अपने बेटे को गले से नहीं लगाएंगी? राम बेटा, आपका सपना पूरा हो गया, आपका विश्वास जीत गया।